अगर हम दुनिया भर के आगे देखते हैं, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें काफी कुछ साझा भी है, उसमें काफी कुछ एक जैसा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऐसी सरकार संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, संविधान क्या करता है, कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकार बनाते हैं जो किसी न किसी तरीके से लोकतांत्रिक लगे। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग ढंग से की जाती है। मौलिक अधिकार पर तो ठीक है, कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार सब में दिए जाते हैं, जैसे जीने का अधिकार, बिना कारण गिरफ्तार नहीं करने के अगेंस्ट अधिकार जो दे दिया गया, ठीक है, या शिक्षा का अधिकार भी। लगभग कुछ अधिकार हर देश में होते हैं, संविधान के हर देश में लिखे जाते हैं कुछ अधिकार, और उसको फिर और इस तरह से और इस तरह से सरकार जो है वो लोकतांत्रिक होती है किसी न किसी रूप से। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की जब बात आती है तो अलग अलग संविधान की अलग अलग अवधारणा है। राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग ढंग से की जाती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलित सम्मिलन से बनते हैं। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण हुआ था, जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ था। जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ था। संविधान ने इस पहचान की अभिव्यक्ति दी, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान किस आधार पर बना था, जातीयता और नस्ल को नागरिकता का अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता। ठीक है, भारत का संविधान जो है जातीयता या नस्ल के आधार पे, नागरिकता के आधार पे को नागरिकता के आधार को रूप में मान्यता नहीं देता, ठीक है ना, जातीय या नस्ल को। लेकिन जर्मन में क्या था, जर्मन नस्ल के आधार पे ही देश बना था। नाम ही जर्मनी है ना, क्योंकि जर्मन नस्ल के लोग वहां रह रहे थे, उसी आधार पर देश बना है, तो उन्होंने संविधान में इस पहचान को अभिव्यक्ति दे दी। हमारा देश जातीयता और नस्ल के आधार पर बना ही नहीं है, तो हमने संविधान में इसकी अभिव्यक्ति नहीं दी है, मान्यता ही नहीं दी है। जैसे आपका क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान किस आधार पर बना है, पाकिस्तान के बनने का आधार क्या था, धर्म था। ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अलग देश चाहते थे, ठीक है, धर्म के आधार पे अलग देश बनाना चाहते थे। जब इसका आधार ही धर्म हो गया तो इन्होंने संविधान के अंदर लिख दिया कि हमारा जो है देश इस्लामिक देश है, राष्ट्रीय पहचान दे दी गई। ठीक है, लेकिन हमारा देश धर्म के आधार पर ना इतिहास में बना था और ना कभी बना है। ठीक है, धर्म के आधार पर नहीं बना, जाति के आधार पर नहीं बना देश, तो उसको संविधान में दिया ही नहीं गया है आधार, मान्यता नहीं दी गई है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग देशों की केंद्र सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बीच के संबंध को लेकर विभिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। ठीक है ना। संविधान की सत्ता, यहाँ पे कुछ दिया हुआ एग्जाम्पल में, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता, इराक का एक तरह से प्रेसिडेंट था। ठीक है, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता थी। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों ने में काफी संघर्ष दिखाई दिया। भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसको हम इसमें दिखाए गए संघर्ष में कि क्या मांगे हैं इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में कार्टून दिखाया गया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इराक में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, समूह के लोग रहते थे, शिया, सुन्नी, कुर्द। ठीक है, तो इन्होंने आप सबने मिल के बनाया। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए, ये बोल रहा है। ये सुन्नी है, ये बोल रहा है मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, खुद क्या बोल रहा है, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। और ये भी कुछ बोल रहा है कि मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। ठीक है, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी अपना संविधान बना लेंगे। तीनों हाथ मिला गए, तीनों ने हाथ मिला के, देखो इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, तो अब तीनों मिलकर संविधान लिख रहे हैं। संविधान की सत्ता, ऊपर हमने अभी तक क्या पढ़ा, राष्ट्रीय पहचान के बारे में। संविधान राष्ट्रीय पहचान कैसे देता है, किस देश का, कौन सा देश किस तरह का है, उसकी पहचान क्या है, इस संविधान से पता लगती है। संविधान दो तरह की राष्ट्रीय पहचान देता है, राजनीतिक और नैतिक। ठीक है ना, राजनीतिक और नैतिक।
अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से पहचान होती है। ठीक है, अलग अलग देशों में मौलिक अधिकार लगभग जो अधिकार दिए जाते हैं नागरिकों को लगभग सेम होते हैं, लेकिन राष्ट्र की पहचान अलग अलग होती है। कुछ देश नस्ल के आधार बनते हैं तो उसको संविधान में नस्ल को मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, तो इससे उस राष्ट्र की पहचान बनती है। ये जर्मन देश है। ठीक है, इस जो धर्म के आधार पर बना है, जो इस्लाम धर्म के आधार पर बना है, तो संविधान में उसको पहचान दे दी गई कि ये इस्लामिक देश है। भारत में ऐसा कोई ना जाति और धर्म या नस्ल के आधार पर नहीं बना, तो इसलिए कोई पहचान नहीं दी गई। इस तरह की कोई पहचान नहीं है नस्ल या धर्म या जाति के आधार पे। संविधान की सत्ता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। संविधान क्या क्या करता है हमने देखा। भरोसा दिलाता है, सरकार पे नियंत्रण रखता है, सरकार को और काम करने के लिए ताकत भी देता है, और राष्ट्र को पहचान देता है। ये चारों काम करता है, 4-5 काम करता है संविधान। ठीक है, तो उसके बाद है संविधान की सत्ता। कहाँ पहुंचे क्या समझे, ये सब छोड़ो। खत्म हो गया क्या? नहीं, ये पढ़ना ही पड़ेगा क्या? कहाँ? नीचे भारतीय और अन्य संविधानों में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। ये तो कार्य दिया गया है, पढ़ना कहाँ है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है, कितना प्रभावी है, और क्या संविधान न्यायपूर्ण है। ये 3 बातें हम पूछ सकते हैं। अधिकतर देशों में संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी लिखित है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। सबसे पुराना लिखा गया संविधान किस देश का है? यूएसए का। सबसे पुराना लिखा गया संविधान किस देश का? यूएसए का। संविधान अधिकतर सभी देशों में नहीं, अधिकतर देशों में, सब देशों की बात नहीं कर रहा, अधिकतर देशों में लिखित है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश की संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं, जो लिखा गया ना, इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड जो पुराना है, एक मिनट, ये राज्य की बात। ठीक है, लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं है। इंग्लैंड के पास लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान जो है नहीं है। ठीक है, जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णय लेने की एक लंबी श्रृंखला है। कई ऐसे उसके पास क्या है ना, एक लिखित संविधान नहीं है जिसको, सॉरी, इंग्लैंड के पास एक संविधान नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, अलग अलग समय पर कुछ नियम कानून लिखे गए। अलग अलग समय पे कुछ नियम और कानून लिखे गए। किस चीज़ के लिए? जैसे क्या कहते हैं, शादी ब्याह के कानून हैं, प्रॉपर्टी के कानून हैं, या फिर कुछ और कानून हो गए, क्राइम से रिलेटेड कानून है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग दस्तावेजों में लिखे गए, एक जगह एक दस्तावेज में नहीं लिखा गया ये सब चीज़। ठीक है ना, तो उसके पास लिखित नहीं है संविधान। उसके पास क्या है? उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं, दस्तावेजों और निर्णयों की श्रृंखला है, निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। ये इसको सभी इन सबको मिला के संविधान कहते हैं। इनका अपना लिखा गया एक संविधान नहीं है। इन्होंने अलग अलग दस्तावेज लिखे थे अलग अलग नियम बनाने के लिए। कभी कुछ नियम बने, कभी कुछ नियम बने, अलग अलग समय बनते गए तो ये अलग अलग लिखते गए, एक जगह नहीं लिखे रखा इन्होंने, और इसी को मिला जुला के संविधान कहते हैं। ठीक है, तो अतः हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज है या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया। जो हमने कहा ऊपर, हमने क्या कहा? भरोसा, सरकार को नियंत्रित करना, सरकार कैसे बनेगी, निर्णय कौन लेगा। ठीक है, उसके बाद सरकार की लोक कल्याणकारी करने के लिए ताकतें कैसे मिलेगी, राष्ट्रीय पहचान क्या, तो ये सब कार्य करता है संविधान। ठीक है ना, तो ये सब कार्य जो दस्तावेज करते हो या दस्तावेजों का ग्रुप करता हो, कोई एक दस्तावेज या दस्तावेजों का पूरा पुंज है, वो ये काम करता हो, उसे संविधान कहा जाएगा। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। ये केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ शब्द हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वो संविधान में आपने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया संविधान पे कि सरकार क्या कहते हैं, न्याय के बारे में लिख दिया क्या, लेकिन न्याय मिल रहा है या संविधान में लिख देने से न्याय मिलेगा? तो क्या कोई संविधान कितना प्रभावी है कैसे पता लगेगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है,
कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा? संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान कैसे का प्रभाव कैसे होता है या कैसे उसको काम में लाया जाता है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उसके पास इसके बनाने की क्या शक्ति, कितनी शक्ति थी, इसकी बनाने की शक्ति थी भी कि नहीं थी संविधान की। जैसे मैं उठा, मैं गया, मैंने संविधान बना दिया, बोला कि ये संविधान है, आज से इसी को मानेंगे। लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि मेरे पास संविधान बनाने की शक्ति मुझे दी ही नहीं गई, तो मैं संविधान कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, तो संविधान बनाने की शक्ति किसने दी और कितनी थी? अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हुए हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों और अनेक अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। मान ले किसी ने भी उठ के, सैनिकों ने, जिस देश में सैनिक शासन था तो उन्होंने मिलकर संविधान बना दिया, तो लोग उसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि लोगों ने अपना पक्ष बताया ही नहीं, उसमें लोगों से पूछा ही नहीं गया। संविधान क्या होता है? संविधान में लोगों की आकांक्षाएं होती है, नागरिकों की आकांक्षाएं होती हैं, सैनिकों की आकांक्षाएं नहीं होती हैं कि सैनिक क्या चाहते हैं उस देश के। सिर्फ सिर्फ सैनिक, सैनिक भी नागरिक होते हैं, लेकिन सिर्फ सैनिक का शासक जो हो वो आप संविधान लिख दे तो उस संविधान को कई बार नहीं माना जाता है, निष्प्रभावी होते हैं। आप संविधान रहेगा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने नेपाल में पढ़ा था, नेपाल में संविधान कुछ पहले बना दिया गया था लेकिन कोई मानता, उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। फिर लोगों ने आंदोलन किया, राजा को हटा दिया बिल्कुल वहां से, और फिर से संविधान बना। 10 साल लगे, संविधान बना, अब लोग मानते हैं उसको। ठीक है, तो लोकप्रिय जिनके पास लोगों के अपने साथ लेके अपने लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, ऐसे लोग संविधान बना देंगे तो निष्प्रभावी हो जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कौन कौन से हैं? भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और 19 नवंबर के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसे राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। जैसे उन्होंने संविधान तो 3 साल के अंदर ही बना लिया, 46 से लेकर 49 तक में, लेकिन जो उन्होंने अपनी, जितना उनका एक्सपीरियंस था, इंडिपेंडेंस आज़ादी के लड़ाई का जितना एक्सपीरियंस, अनुभव था, उस अनुभव को लेने, उस अनुभव के कारण ही संविधान इतना अच्छा बना, या उन्होंने अपने अनुभव के कारण वो सारे सिद्धांत उसमें संविधान में लिखे, उसी से प्रेरणा ली उन्होंने। तो राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ रख लेकर चलने की विलक्षण क्षमता होती है। जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, जो बड़ा राष्ट्र लेवल का आंदोलन होता है, उसमें क्या होता है, समाज के सभी लोगों को एक साथ रख के चलने की एक क्षमता होती है ऐसे आंदोलनों में। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। जो लोग भारत में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनमें, उन नेताओं में लोगों का विश्वास था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जो भी लोग थे उस टाइम, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो लोग थे, लोगों का विश्वास था उनमें, इसीलिए उन्होंने संविधान बनाया और संविधान प्रभावी हुआ। ठीक है, और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों को सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी ऐसे नेताओं की। ठीक है, संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे, संविधान निर्माता थे, वो लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। मतलब उनकी जो जो बना रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली, भारी लोगों ने समर्थन दिया। और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है, कि उस समय राष्ट्रीय व्यापक, सॉरी क्या बोलते हैं, संविधान जो है, संविधान का अंतिम प्रारूप जो है उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है, कि लोग जो है पूरे रूप से सहमत थे। ठीक है, कुछ देशों ने अपने संविधान पूर्ण जनमत संग्रह कराया, संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं किया गया था, संविधान बनाया गया, संविधान बनने से पहले संविधान सभा का किस तरह चुनाव होगा वो डिसाइड हुआ था, लेकिन संविधान बनने के बाद ये डिसाइड नहीं होता कि संविधान रखें कि नहीं रखें। लेकिन कुछ देशों ने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारत संविधान पर ऐसा कोई जनमत नहीं हुआ, जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इससे लोगों की और
लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर बना था। जितने भी नेता थे वो लोग के लिए वो लोकप्रिय थे, लोग उनको चाहते थे, उनके प्रति उनकी सहमति थी और उनका समर्थन था, और लोगों ने उन अनेक प्रावधानों पर अमल करके उन्हें बनाया है। ठीक है, अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। मतलब संविधान किसने बनाया, इससे इससे भी पता लगता है कि संविधान कितना प्रभावी होगा। अगर संविधान किसी कोई भी आके बना दे, जैसे कि अभी क्या है, मान लीजिए किसी देश में सैनिक शासन है, ठीक है, उस सैनिक शासन में ऊपर जनरल कर्नल है, 3-4 लोग हैं, और 5 लोगों को जोड़ा उन्होंने और संविधान बना दिया, तो वो संविधान प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं है उसमें, लोगों को साथ लेके चले ही नहीं थे वो लोग, तो वो समर्थन नहीं मिलेगा तो प्रभावी नहीं होगा। लेकिन कुछ संविधान जिसमें लोगों को समर्थन होता है और जो बनाने वाला होता है वो लोकप्रिय होता है, लोकप्रिय मतलब फेमस नहीं, ऐसा फेमस नहीं, लोगों का प्रिय। ठीक है, तो लोकप्रिय होता है अगर वो नेता, और वो सब नेता मिलकर संविधान बनाते हैं तो संविधान ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है? एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। ठीक है, संविधान की विशेषता क्या है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को संविधान के जो प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उनका आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है, कि किसी ना किसी कारण से आप संविधान का आदर करोगे ही। ठीक है, जैसे आपको संविधान, हमारे देश का संविधान अच्छा क्यों लगता है, कारण अलग हो सकता है, मेरा कारण अलग हो सकता है, मुझे संविधान किसी और कारण से अच्छा लगता हो, आपको किसी और कारण से अच्छा लगता हो, किसी और को किसी और कारण से अच्छा लगता हो, लेकिन सबको कारण दिया जाता है, कारण होता है सबका उसमें। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों पर का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। वो आदर नहीं करेंगे, संविधान को जलाने के ऊपर राजी हो जाएंगे वो लोग, लेकिन क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं है तो संविधान का आदर होता है। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है, या सुनियोजित ढंग से या पहले से प्लान तरीके से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत बना देता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे अब संविधान से आपको लगा कि नहीं, संविधान के कारण ही ये लोग मजबूत होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, तो आप संविधान को आदर करना बंद कर दोगे। ठीक है, यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, ठीक है, और तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, उसको पहचान को अगर दबाया जाएगा तो कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता। कोई संविधान खुद से अपने आप से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। संविधान खुद न्याय नहीं देता, संविधान वो ढांचा बना के देता है कि आप जिससे न्याय ले सकते हो। ठीक है, संविधान खुद न्याय नहीं देता है, संविधान वो ढांचा देता है, जैसे न्यायालय हमारे को दिया है, संविधान ने हमें न्यायालय दिया है, न्यायालय प्रणाली दी है। ठीक है, जैसे अब हम जैसे बोलते हैं कि किस देश का संविधान किसने बनाया है, इससे फर्क पड़ता है कि कितना प्रभावी होगा, तो नेपाल का उदाहरण दिया गया है, नेपाल के संविधान निर्माण और विवाद। ठीक है, नेपाल का हमने 2 या 3 तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं नेपाल का उदाहरण। ठीक है ना, संविधान बनाना कोई आसान या सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। नेपाल जो है वो इस जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, ये याद कर लेना। ठीक है ना, 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए गए हैं। 1948 में बना, फिर 2-3 साल बाद फिर बन गया, फिर 6-7 साल बाद फिर बना, फिर 1962 में बना, फिर 1992 में बना। ठीक है ना, वहाँ का पूरा संविधान चेंज कर दिया गया था हाँ बार जी, बार। वहाँ का बार बार संविधान ही चेंज हो जाता है। 5 संविधान बने हैं, 1948, 1951, 1959, 62 और 90, और लास्टवां संविधान जो छठा संविधान है वो अब जाके बना है। ठीक है, छठा संविधान अब जाके बना है। लेकिन ये सभी संविधान जो है नेपाल नरेश ने बनाए थे, वहाँ के राजा ने बनाए थे। तो राजा ने बनाए हैं तो लोकप्रिय नहीं थे, कुछ संविधान लोकप्रिय थे थोड़े से, कुछ नहीं थे, क्योंकि जनता को साथ लेके राजा नहीं चलता तो संविधान लोकप्रिय नहीं हुआ, लोगों ने उसका आदर नहीं किया। 1990 में संविधान द्वारा क्या हुआ था, बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। ठीक है,
बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कर दी गई। संविधान में राजा ने दे दिया कि ठीक है, आप पार्टियां बनाओ और लोकतंत्र बनाओ, चुनाव लड़ो। पर अनेक क्षेत्रों में राजा ने अपने पास अंतिम शक्तियां बनाए रख ली, लेकिन लगभग सभी क्षेत्रों में अंतिम शक्ति, लास्ट फाइनल डिसीजन की शक्ति थी, अपने पास ही रख ली। तो लोग नाखुश रहे इससे। फिर पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन हुआ, कुछ वर्ष पहले चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा को सीमित भूमिका में रख के छोड़ दिया जाए वहीं पे, ठीक है, और राजतंत्र को बनाए रखा जाना चाहिए। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा ने लेकिन अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, और जब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया तो आंदोलन खड़ा हो गया। ठीक है ना, आंदोलन खड़ा हुआ। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन ने एक नई पार्टी का निर्माण किया, और उसमें नेपालिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और इस सब ने भी अपना संघर्ष आगे रखा। ठीक है, नई पार्टी क्या थी, 7 पार्टी सिस्टम, वो था ना कुछ 7 दलीय करके था, 7, याद नहीं आ रहा, पिछली किताब में था। ठीक है, अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। अब ये जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य है, मतलब लोगों ने, सभी लोगों को स्वीकार थी, ठीक है ना, वो सरकार। तो उस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली, और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और 2015 में अंतिम संविधान जो अब चल रहा है वो संविधान आया। तो टोटल 6ठा संविधान था ये जो नेपाल में आया। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप इन विचार को प्रयोग में लाएं, स्वयं से प्रश्न पूछें कि समाज में कैसे कैसे समाज में कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिस पर लोगों को उन्हें मानने का कारण मिल सके। जैसे आपको, आप संविधान को क्यों मानते हो, आपका क्या कारण है, आप सोचो इस पे। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। जितनी सुरक्षा होगी, सफलता, जैसे आप चाहते हो कि समानता मिले, लेकिन समानता की सुरक्षा भी करने के लिए जो जितना काम करता है उसकी संभावना, सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मोटे तौर पे क्या कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। मतलब संविधान को लगभग मान ले। संविधान की कुछ चीजों को आप नहीं मानोगे, ये ठीक है, लेकिन पूरा संविधान ही आपको अच्छा नहीं लगता, ये चीज अलग है। ठीक है ना, संविधान की कुछ चीजें हैं जो आपको भी अच्छी नहीं लगती, हो सकता है मुझे अच्छी नहीं लगता, हो सकता है किसी और को अच्छी नहीं लगती, लेकिन पूरे संविधान का आदर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कारण होगा जिससे आप पूरे संविधान का, आपको लगता होगा नहीं संविधान तो ठीक है, बस ये थोड़ी चीजें हटा देनी चाहिए, इसको बदल देना चाहिए। ठीक है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। संविधान को जनता नहीं नष्ट करती, प्राय एक छोटा समूह नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां को बढ़ाना चाहता है। छोटा समूह क्या होता है, जैसे किसी को सत्ता में आपने दे दिया, सरकार बना ली, और वो क्या करता है, अब चाहता है कि मेरी सत्ता बनी रहे और बढ़ती रहे, ताकत बढ़ती रहे। तो वो क्या करता है, ताकत जब ही बढ़ेगी जब संविधान घटेगा, संविधान की ताकत घटेगी, तभी उन सरकार की ताकत या सत्ता की ताकत बढ़ सकती है। जब तक संविधान की ताकत ऊपर है तब तक वो सत्ता को नियंत्रित करके रखेगा, लेकिन जब सत्ता मजबूत होने लग जाती है और कुछ लोग आके बैठ जाते हैं और अपने आप को मजबूत करने लगते हैं, तो संविधान को गिरा के ही अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। संविधान को बिना गिराए या बिना कमजोर किए सत्ता अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है, जो ढंग से जो संविधान बनाते हैं उसमें शक्तियों को इस प्रकार बांटते हैं जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। ठीक है, संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है, संविधान की जो पूरी रूपरेखा है उसको बनाने की एक कारगर विधि यह है, यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्थान का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। कोई एक संस्थान को सारी शक्तियां ना मिले, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र के अंदर लोग क्या बोलते हैं उसको, विधायिका हो या कार्यपालिका हो, किसी एक को सारी शक्तियां ना मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो वो अपने आप को मानव है, इंसान है, जो अंदर सरकार में जो लोग बैठे वो इंसान है। तो
वो तो उसका नेचर है, वो तो आगे सत्ता हासिल करना, शक्तियों को बढ़ाना, तो संविधान को नष्ट करने लगेगा। तो संविधान को बनाया इसलिए जाता है किसी एक सत्ता या सरकारी संस्था के पास सारी शक्तियां ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समांतर धरातल पर किसमें बांटता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समान धरातल पर, ठीक है, समान धरातल पर तीन हिस्सों में बांटता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देता है। जैसी संस्थाओं में और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग में भी बांट देता है। कुछ शक्तियां निर्वाचन आयोग को भी देता है, इलेक्शन कमीशन को। कुछ क्या देता है? यूपीएससी को दे दिया, जो लोग जो रिक्रूटमेंट करती है सरकार। कुछ सीएजी को दे दिया शक्तियां। शक्तियों को बांट दिया गया। जैसे ऑडिट करने की शक्ति, अगर मान लीजिए ऑडिट, या जो ऑडिट का मतलब होता है जैसे कि जांच पड़ताल करने की शक्ति, जो खाते की जांच पड़ताल होता है, जो बही खाता होता है उसकी जांच पड़ताल करने की शक्ति अगर कार्यपालिका के पास रहे, तो कार्यपालिका ने जो खर्चे किए थे वो उसको जुगाड़ करके अपना सेट कर लेगा उसमें ऊपर नीचे करके। तो लेकिन खर्चा करने का अधिकार कार्यपालिका का है, लेकिन जांच पड़ताल करने का जो शक्तियां है वो सीएजी को दे दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से चुना यहाँ जाएगा, लेकिन चुनने वाली शक्तियां यहाँ दे दी गई है। जो सीएजी का क्या चीज? सीएजी पढ़ेंगे, नहीं आया पढ़ेंगे, पढ़ने का, आएगा। जो खाते बही, अभी नहीं खाता आया। बही जो होता है ना, जो सरकार का जो जितना महान्यवादी खर्च, होता है। हाँ, जितना खर्चा हुआ, कितना आया, वो सब चीजें ओके, सही से खर्चा हुआ कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा तो उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। और अच्छा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यवादी। हाँ, पता नहीं महाध्यानवादी क्या होता है, कुछ होता है ऐसे ही, महान्यवादी। महान्यवादी। ठीक है। इससे यह संस्थाओं में बांटने से क्या होता है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्थाएं उसको रोक दे, उसके अतिक्रमण को रोक दे, ठीक है, नियंत्रित कर ले। अवरोध और संतुलन, ठीक है, अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने ही भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। अवरोध करना और संतुलन रखना, अवरोध करना और उसको संतुलित रखना, ताकि किसी एक के पास, मान लीजिए आपने कार्यपालिका को कई शक्तियां दे दी होती, बहुत सारी शक्तियां, जैसे आईएएस आईपीएस का रिक्रूटमेंट जो होता है, आईएएस आईपीएस जो बड़े अधिकारी होते हैं, इनका रिक्रूटमेंट अगर कार्यपालिका के पास होता तो फिर समझ सकते हो क्या होता। तो अपने ही लोगों को अधिक रखता, ताकि वो एक तरह से पूरा शील्ड बना ले, एक अपना ही साम्राज्य स्थापित कर ले। लेकिन ये संविधान ने क्या किया? ये शक्तियां किसको दे दी है? यूपीएससी को दे दी है, या स्टेट में क्या दी है? एसपीएससी को दे दी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया है शक्तियां, ठीक है। और यहाँ से बाकी से कल करेंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट फिर क्या कहते हैं, बैटरी फिर खत्म हो गया है, लाया नहीं चार्ज, ठीक है ना। संतुलन और अवरोध से कल से करेंगे।